नमस्कार, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका जीएस मास्टर सीरीज में, जो कि होने वाला है रेलवे ग्रुप डी के लिए। आज जो हमारा एपिसोड होने वाला है वो होने वाला इकोनॉमिक्स का। इससे पहले हम लोगों ने जो है हिस्ट्री का एपिसोड, ज्योग्राफी और पॉलिटिक खत्म कर लिया है, तो जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अब जो हमारा एपिसोड होने वाला है वो होने वाला है इकोनॉमिक्स का। तो जल्दी से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए चालू करते हैं आज का हमारा एपिसोड 4, जो कि होने वाला है इकोनॉमी का। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इसको जूम कर लेते हैं 1 मिनट। पहला क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन है, भारत में जो है वस्तु एवं सेवा कर, जिसे कहते हैं जीएसटी, ये किस प्रकार का कर है? इसका आंसर जल्दी दीजिएगा। जो जीएसटी ये किस प्रकार का कर है, ये क्वेश्चन पूछा है। 1 मिनट, मैं पेन थोड़ा छोटा कर लेता हूँ साइज। बताइए, जीएसटी जो है ये किस प्रकार का कर है? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन है प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, या आयकर है, या व्यापार कर है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। कौन सा है? अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी, जिसे अगर बात करें इंग्लिश में तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं इसको। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं इसको। बात करते हैं अगर जीएसटी की, तो भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ था? क्या होगा इसका आंसर? अगर भारत में जीएसटी की बात करें तो कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ। बात करते हैं किस संविधान संशोधन के द्वारा? अगर अमेंडमेंट पूछा जाए तो किस संविधान संशोधन द्वारा? 101वें संविधान संशोधन द्वारा, 101 नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा जो है जीएसटी को लागू किया। और इसके तहत वन नेशन वन टैक्स का सिद्धांत पर ये जो है टैक्स आधारित है। किस पे? वन नेशन वन टैक्स, इस सिद्धांत पे जो है जीएसटी कार्य करती है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 2014, 2015, 2016 या 2017। क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा 2015। 2015 में जो है नीति आयोग की स्थापना की गई थी। बात करते हैं नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है इसका फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है नीति आयोग का पूरा फुल फॉर्म। बात करते हैं इस योजना का जो आयोग को यानी प्लानिंग कमीशन के स्थान पर लिया गया था, और इसके जो एक्स ऑफिशियो जो होते हैं अध्यक्ष, इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते पीएम, प्रधानमंत्री होते हैं। और ये किस आयोग के बाद लाया गया था? तो ये लाया गया था प्लानिंग कमीशन के बाद जो है नीति आयोग लाया गया था। इसके बाद लाया गया था प्लानिंग कमीशन के बाद जो है नीति आयोग को लाया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है हॉट मनी शब्द जो है किस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है विदेश संस्थागत निवेश से, प्रत्यक्ष विदेश निवेश से, घरेलू बचत से, या चालू खाता से। क्या होगा इसका आंसर? हॉट मनी शब्द जो है किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा विदेश संस्थागत निवेश से। किससे? विदेश संस्थागत निवेश से ये संबंधित है। बात करते हैं हॉट मनी वह पूंजी होती है जब उच्च ब्याज दर पर त्वरित लाभ प्राप्त करने के लिए एक देश से दूसरे देश में तेजी से स्थानांतरित होता है, और ये शॉर्ट टर्म पूंजी होती है और बाजार में अस्थिरता पैदा कर सकती है। ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म पूंजी। 1 मिनट, ये जो हॉट डॉग है ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म पूंजी होती है। शॉर्ट टर्म पूंजी होती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है स्वर्ण सिंह जो है स्वर्ण क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? ऑप्शन है जूट उत्पादन, बागवानी एवं शहद, या तिलहन उत्पादन, या मत्स्य पालन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, बागवानी एवं शहद। बागवानी एवं शहद से संबंधित कौन है? स्वर्ण क्रांति। बात करते हैं निरफक तुंतेज की,
इसको जो है भारत में स्वर्ण क्रांति का जनक माना जाता है। किनको माना जाता है? निरपक तू तेज को, इसको जो है क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। किसका? स्वर्ण जो है स्वर्ण क्रांति का जनक माना जाता है। बात करते हैं, वह क्रांति 1991 से 2003 की अवधि के दौरान मुख्य रूप से फल, शहद और बागवानी उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी। ये जो है स्वर्ण क्रांति कब से कब तक चलाई गई थी? 1991 से लेकर 2003 तक चलाई गई थी। ये भी याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है हमारा, भारत की जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? प्रथम जो 5 ईयर प्लान है वो किस मॉडल पर आधारित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हेरोड डॉमर मॉडल पे। भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है किस पे आधारित है? हेरोड डॉमर मॉडल पे। बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की, तो इसकी अवधि कब से कब तक थी? तो ये थी 1951 से लेकर 1956 तक। इस बीच जो है भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है लागू हुआ था। बात करते हैं, इसका मुख्य ध्यान कृषि पर था। इसकी अगर फोकस की बात करें, इसका मुख्य पॉइंट फोकस क्या था? एग्रीकल्चर पे था। क्या था? एग्रीकल्चर पे था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? एग्रीकल्चर। बात करते हैं इसी प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है भाखड़ा, नांगल, हीराकुंड, भाखड़ा, नांगल और हीराकुंड, जैसे बात करें भाखड़ा, नांगल एंड हीराकुंड जो है, ये दोनों जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इसी जो है योजना के दौरान शुरू की गई थी। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, सर्वोदय योजना 1950 में किसने तैयार किया था? बताइए, सर्वोदय योजना किसने तैयार किया था? ऑप्शन है एम एन रॉय, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू या श्री राम नारायण। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना का जो है इनको जो है तैयार किया था। बात करते हैं, यह योजना महात्मा गांधी और विनोबा भावे के सर्वोदय दर्शन से प्रेरित है और इसमें कृषि और कुटीर उद्योगों को के विकास पर सबसे अधिक बल दिया गया है। तो इस योजना में किस पे बल दिया गया है? बात करते हैं तो कृषि पे, एग्रीकल्चर पे। किस पे? एग्रीकल्चर पे। और क्या दिया गया है? और किस पे ध्यान दिया गया इस पे? और स्मॉल इंडस्ट्रीज पे, यानी लघु उद्योग या जिसे कहते हैं कुटीर उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्रीज पे। ठीक है, ये थे हमारे सर्वोदय योजना। और किससे प्रेरित था? महात्मा गांधी से। और क्या थे? विनोबा भावे से। किससे थे? विनोबा भावे से ये जो है प्रभावित है। इसको भी याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन रहा ये, क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसे कहते हैं नाबार्ड, तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और इसकी अगर हेड क्वार्टर की बात कर ले, नाबार्ड का हेड क्वार्टर की अगर बात कर ले, तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में इसका जो है हेड क्वार्टर स्थित है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? अभी तो हम लोग देखे थे हम लोग नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। अब हम देखते हैं कि किस समिति की सिफारिश पर की गई थी नाबार्ड की स्थापना। तो इसका आंसर हो जाएगा शिवरामन समिति के सिफारिश पर जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। बात करते हैं जो है नाबार्ड समिति का गठन जो है अगर बात करें तो कब हुआ था? 1979 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता बी शिवरामन ने की थी। किन्होंने किया था? जो बी शिवरामन इन्होंने क्या की था? इसका अध्यक्ष बने थे। क्या बने थे? इनका जो है अध्यक्ष बने थे। यह भी याद रख सकते हैं। यह कृषि और ग्रामीण ऋण मामलों के लिए भारत की सर्वोच्च विकास संस्था है। तो ये जो नाबार्ड है किसके लिए है? जो है भारत की सर्वोच्च विकास संस्था किसके लिए है? एग्रीकल्चर के लिए और ग्रामीण लोन के लिए। किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए एंड ग्रामीण लोन के लिए। क्या कह सकते हैं? ग्रामीण लोन के लिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन ये है,
भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1949 को। कब किया गया था? इसका जो नेशनलाइजेशन किया गया था 1949 को। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना अगर पूछ लिया जाए, स्थापना इसका कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। ठीक है, और इसको नेशनलाइजेशन कब किया गया था? 1949 में। बात करते हैं आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किस आयोग की सिफारिश पे हुई थी? आरबीआई की। क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग समिति की सिफारिश पे। हिल्टन यंग आयोग या हिल्टन यंग कमीशन, इसकी जो सिफारिश पे जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 की। बात करते हैं इसके पहले गवर्नर कौन थे? इसके पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ। स्मिथ से भी याद रख सकते हैं। एक मिनट, किसे याद रख सकते हैं? इसके अगर पहले गवर्नर की बात करें, गवर्नर की अगर बात करें तो पहले गवर्नर कौन थे? स्मिथ। क्या थे? स्मिथ थे। लेकिन अगर पूछा जाए इसके पहले गवर्नर, जो भारतीय गवर्नर कौन है इसके, तो सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। देशमुख, ये इनके जो थे भारतीय गवर्नर थे, पहले भारतीय गवर्नर। ठीक है, इंडियन यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे, ये भी याद रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है कि 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? बताइए, जो है टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? ऑप्शन है तीसरी योजना, चौथी योजना, पांचवी या छठी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा छठी योजना में। छठी योजना में जो है टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बात करते हैं 14 जो है व्यावसायिक बैंकों का पहला बड़ा राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी सरकार के दौरान हुआ था। इसके बाद 15 अप्रैल 1980 को जो है 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये कब किया गया था? ये अगर बात करें तो 19 जुलाई 1969 को। 19 जुलाई 1969 को। सरकार किसकी थी? सरकार थी इंदिरा गांधी जी की। ठीक है, और बात करते हैं इसके बाद 15 अप्रैल 1980 को, 15 अप्रैल 1980 को जो है कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? इसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यह भी याद रख सकते हैं, 6 बैंक्स का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपने पिछला 3 एपिसोड जो है हमारा हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और पॉलिटी का नहीं देखा है तो जाके हमारे जीएस मास्टर सीरीज के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम अपने 11 नंबर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा होने वाला है इन्फ्लेशन से। चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जो इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति है, इसके बाजार में मुद्रा की आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए बताइए, इन्फ्लेशन के समय बाजार पे मुद्रा के जो है आपूर्ति पे क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाती है या बढ़ जाती है या स्थिर रहती है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाती है। मुद्रा की जो आपूर्ति है क्या होती है? बढ़ जाती है। बात करते हैं मुद्रास्फीति में बाजार में तरलता यानी मनी सप्लाई अधिक होने के कारण वस्तु और सेवाओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। तो मनी सप्लाई क्या हो जाता है? अचानक से बढ़ हो जाते हैं। मनी सप्लाई क्या होता है? बढ़ जाता है। और जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा? महंगाई जो है वो बढ़ जाती है अपने आप। और इसे नियंत्रित करने के लिए आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर बाजार में तरलता को सोखती है। तो इसको जो है इसको कम करने के लिए आरबीआई क्या करती है? रेपो रेट को करती है बढ़ा देती है। क्या करती है? रेपो रेट को क्या करती है? बढ़ा देती है। रेपो रेट को क्या करती है? बढ़ा देती है। तब क्या हो जाता है? मनी का सप्लाई जो है थोड़ा कम हो जाता है, और बाजार में जो है इसको जो है मनी सप्लाई ये क्या हो जाता है? अपने लेवल पे आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक जिसे कहते हैं HDI
निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? चलिए बताइए। मानव विकास सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है विश्व बैंक, यूएनडीपी, आईएमएफ या डब्ल्यूटीओ। क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा यूएनडीपी। यूएनडीपी के द्वारा जो है एचडीआई यानी मानव विकास सूचकांक, इसको जो है जारी किया था, जिसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बात करते हैं एचडीआई की अवधारणा 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री मोहम्मद उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा विकसित की गई थी। तो इसकी जो अवधारणा है यूएनडीपी की, सॉरी एचडीआई की अवधारणा, एचडीआई की जो अवधारणा है सबसे पहले कब विकसित की गई थी? 1990 में। ठीक है, 1990 में की गई थी। बात करते हैं एचडीआई के 3 मुख्य आयाम हैं। जैसे पहला है जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, शिक्षा एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम। तो बात करते हैं एचडीआई की कौन कौन से 3 मुख्य आयाम हैं। 3 जो है मेजर डायमेंशन, इसके जो 3 मेजर डायमेंशन है, 3 मेजर डायमेंशन जिसे कहते हैं आयाम, वो कौन कौन से हैं? पहला जो हमारा हो गया, ये क्या होता है? ये हो जाता है हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मानी जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है? दूसरा क्या हो जाता है? दूसरा की बात करें तो एजुकेशन, क्या हो जाता है? एजुकेशन हो जाता है। और तीसरे की अगर बात कर लें तो ये क्या हो जाता है? पर कैपिटा इनकम, पर एक मिनट, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ये जो है 3 मुख्य जो है मेजर डायमेंशन है किसके? ये है एचडीआई के। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में जो है लॉरेंज वक्र यानी लॉरेंज कर्व निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? ऑप्शन है मुद्रास्फीति, आय की विषमता या बेरोजगारी दर या कर संग्रहण। क्या होगा इसका आंसर? लॉरेंज जो है कर्व क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आय की विषमता। क्या दिखाती है? इनकम इनइक्वालिटी को दिखाती है। कौन? लॉरेंज कर्व। बात करते हैं लॉरेंज कर्व का विकास कब हुआ था? तो अगर इसकी विकास की बात किया जाए तो 1905 में। कब हुआ था? 1905 में जो इसको डेवलप किया गया था। बात करते हैं गिनी गुणांक यानी गिनी कोफिशिएंट लॉरेंज वक्र से ही प्राप्त होता है, जो असमानता को 0 से 1 पैमाने पर मापता है। 0 मतलब पूर्ण समानता और 1 मतलब पूर्ण असमानता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या है कि यह है प्रत्यक्ष बेरोजगारी यानी डिसगस्ट जो है अनएम्प्लॉयमेंट मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? बताइए। जो है प्रच्छन्न जो है बेरोजगारी डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। किसमें? कृषि क्षेत्र में जो है पाई जाती है डिसगस्ट जो है अनएम्प्लॉयमेंट। बात करते हैं इस बेरोजगारी की, तो ये आवश्यकता से अधिक लोग काम में लगे होते हैं, जहां अतिरिक्त श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की अगर बात करते हैं यहाँ पे शून्य हो जाती है। और शून्य इसी छिपी हुई बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और इसमें उतना प्रॉफिट नहीं है, इसी कारण इसे डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक है, इसका जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है भारत में जो राष्ट्रीय आय जिसे कहते हैं नेशनल इनकम, इसकी गणना का कार्य कौन सी संस्था करती है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है नेशनल इनकम की गणना करती है। बात करते हैं एनएसओ की बात करें तो यह पहले जो है सीएसओ करता था। ये कार्य जो है पहले, ये जो सेम कार्य जो एनएसओ कर रही है पहले कौन करता था? सीएसओ। लेकिन 2019 में एनएसएसओ और सीएसओ को जो है जोड़ दिया गया आपस में। क्या कर दिया गया? एनएसएसओ और सीएसएसओ को कब जोड़ा गया? 2019 में। 2019 में दोनों को मर्ज कर दिया गया और तब बन गया क्या? एनएसओ। क्या बन गया? तब बन गया एनएसओ। सीएसओ और एनएसएसओ को क्या कर दिया? ऐड कर दिया 2019 में। उसके बाद जो फॉर्मेशन हुआ एनएसओ का। बात करते हैं भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था?
नेशनल इनकम का जो है सर्वप्रथम जो अनुमान किसने लगाया था? अनुमान किसने लगाया था पहली बार? तो वो लगाए थे दादा भाई नौरोजी। कौन लगाए थे? दादा भाई नौरोजी। एक मिनट, दादा भाई नौरोजी लगाए थे, ये भी याद रखिएगा। अगर बात कर ले जो दादा भाई नौरोजी ने कब लगाया था, तो सबसे पहले जो दादा भाई नौरोजी ने 1868 में जो है नेशनल इनकम का जो है पता लगाए थे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 16 क्वेश्चन है जो बुल और जो बियर शब्दावली का संबंध किस क्षेत्र से है? बुल और बियर जो है इस शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा शेयर बाजार से। किससे? शेयर बाजार से संबंधित है। बात करते हैं बुल की। अगर इस बुल की बात करें तो बुल का जो मतलब होता है ऐसे निवेशक जो शेयर की कीमतों में वृद्धि की उम्मीद करते हैं, और बियर का मतलब होता है ऐसे निवेशक जो शेयर की कीमतों में गिरावट की उम्मीद करती है। तो बुल का मतलब क्या हो गया? शेयर में इंक्रीजमेंट। शेयर में क्या होता है? इंक्रीजमेंट, इंक्रीज लिख सकते हैं। जब शेयर में इंक्रीज होता है तो उसे बुल कहते हैं, और जब शेयर में डिक्रीज होता है क्या होता है? शेयर में डिक्रीज की उम्मीद करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? बियर कहा जाता है। ये याद रखिएगा शब्द। आते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन देखते हैं 17। भारत में जो कागजी मुद्रा यानी करेंसी नोट जारी करने का एक अधिकार किसके पास है? बताइए, करेंसी नोट कौन जारी कर सकता है? सबको पता है भारतीय रिजर्व बैंक जो है करेंसी नोट जारी कर सकता है। बात करते हैं आरबीआई अधिनियम 1934 के धारा 22 के तहत आरबीआई के पास 2 रुपये और उससे ऊपर के नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। तो ये जो है जो भारतीय रिजर्व बैंक 2 रुपया और उससे ऊपर इससे ऊपर के जो करेंसी इसे छापने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास है। अधिनियम 1934 के तहत अधिनियम अगर बात करें तो 1934 अधिनियम 1934 के तहत धारा की बात करें तो धारा 22 के तहत ये अधिकार किसके पास है? ये अधिकार है अपने आरबीआई के पास। लेकिन 1 रुपये का नोट जो है आरबीआई जो है जारी नहीं करता है। इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन हमारा होने वाला है भारत में जो 1 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से किसके हस्ताक्षर होते हैं? बताइए, 1 रुपये के नोट पे किसका जो है हस्ताक्षर होता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा वित्त सचिव का। किसका? फाइनेंस सेक्रेटरी का जो होता है 1 रुपये के नोट पर जो है हस्ताक्षर होता है। बात करते हैं क्या 1 रुपये के नोट आरबीआई जारी करती है? क्या 1 रुपये का नोट आरबीआई जारी करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। तो जारी कौन करता है? तो भारत सरकार। कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये जो है 1 रुपये के सिक्के के नोट, ये 1 रुपये के सिक्के के नोट को जारी करता है। ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं इसे वित्त मंत्रालय की देनादारी माना जाता है। किसको? वित्त आयोग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर जो है हमारा होने वाला है 19। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, गरीबी हटाओ का जो प्रसिद्ध नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? बताइए क्या होगा इसका आंसर? और उस समय जो पीएम कौन थे? वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो गरीबी हटाओ का नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5 ईयर प्लान में जो है गरीबी हटाओ का नारा जो है दिया गया था। बात करते हैं इस समय अगर पीएम पूछ लिया जाए तो पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी जी थे। कौन थे? इंदिरा गांधी जी थे। बात करते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना की, तो ये कब से कब तक थी? 1974 से लेकर 1978 तक। 1974 से 1978 तक जो है 5 ईयर प्लान रहा था। एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 वर्ष तक ही चली थी। तो ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है ये 5 वर्ष नहीं 4 ईयर में ही खत्म हो गया था। क्या हो गया था? 4 वर्ष में ही खत्म हो गया था, क्योंकि मोरारजी देसाई सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है हमारा कि रजत क्रांति यानी सिल्वर रेवोल्यूशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताइए, रजत क्रांति यानी सिल्वर रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा अंडा एवं पोल्ट्री से। अंडा एवं पोल्ट्री से किसका संबंध है? सिल्वर रेवोल्यूशन का। पूर्व प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी को भारत में रजत क्रांति का जनक कहा जाता है।
तो रजत क्रांति का जनक की अगर बात करें तो किसको कहा जाता है? इंदिरा गांधी जी को, इंदिरा गांधी जी को कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य था पोल्ट्री फार्मिंग और अंडे के उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 21। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या। चलिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि हमारा जो ये टोटल जो है जीएस मास्टर सीरीज टोटल 8 एपिसोड में होने वाले हैं, जिसका एपिसोड नंबर आज है 4। इससे पहले का एपिसोड हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स आप नहीं देखे हैं तो जीएस मास्टर सीरीज में जाके हमारे दिशा एसएससी बाई पंकज के चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन जिसे कहते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर पूछ रहा है। हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर बताइएगा। WTO का जो है हेडक्वार्टर कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ होने वाला है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब बात करते हैं WTO की स्थापना की अगर बात कर ले, WTO की स्थापना की बात कर ले तो ये कब हुआ था? 1 जनवरी 1955 को। 1 जनवरी 1955 को जो है WTO का स्थापना हुआ था। बात करते हैं WTO को 1 जनवरी 1955 को GATT के स्थान पर हुई एक समझौते के दौरान हुआ था। तो WTO को किस समझौते के तहत जो बनाया गया था? तो ये होगा GATT के जगह पे बनाया गया था WTO को। बात करते हैं वर्तमान में इसके जो है महानिदेशक की, इसके जो डायरेक्टर जनरल की, WTO के डायरेक्टर जनरल की, तो ये कौन है? ये कौन है? अगर इसकी बात करें तो ये है नगोजी अंकोजी इवेला। कौन होने वाला है? नगोजी ओकोंजो इवेला। क्या होने वाला है? इवेला। ठीक है, ये है जो वर्तमान जो है डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक है किसके? WTO के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन हमारा होने वाला है भारत में जो वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर की अवधि कब से कब होती है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो कहलाता है वो कहलाता है फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। बात करते हैं भारत में इस वित्तीय वर्ष प्रणाली को 1867 में ब्रिटेन की प्रथा के अनुसार अपनाया गया। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो लिया जाता है, ये कहाँ से लिया गया है? किस देश से? तो ब्रिटेन से लिया गया है। कब से अपनाया जा रहा है? तो 1867 से अपनाया जाता है। मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसने वित्तीय वर्ष को 1 जनवरी से 31 जनवरी करने का प्रयास किया था, लेकिन हुआ नहीं था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23। चलिए बताइए भारत में जो है भारत की अर्थव्यवस्था में जो है रेपो रेट का निर्धारण कौन करते हैं? इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर? भारत में जो है अर्थव्यवस्था में रेपो रेट का निर्धारण कौन करता है? सेबी, RBI, SBI या इरडाई। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा RBI। RBI जो है रेपो रेट का निर्धारण करती है। बात करते हैं रेपो रेट की, तो ये वह दर होती है जिस पर RBI जो वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक यानी शॉर्ट टर्म ऋण देता है और रेपो दर और अन्य मौद्रिक नीतियों का निर्धारण करते हैं। तो रेपो रेट की अगर बात करें तो आप सभी को पता है जितने भी बैंक्स होते हैं, अगर मैं बात करूं SBI की, PNB की, सारे रेट जो बैंक होते हैं वो किसको लोन देते हैं? ये लोन देते हैं पीपल्स को। किसको देते हैं? पीपल्स को लोन देते हैं। लेकिन इस बैंक्स को भी जो है कोई तो लोन देता है, वो देती है RBI। कौन देती है? RBI जो है इसको लोन देती है। तो RBI जिस रेट पे इसको देती है लोन, बैंक्स को जो लोन देती है उसी को कहा जाता है रेपो रेट। क्या कहा जाता है? रेपो रेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो हमारा होने वाला है 24। क्वेश्चन है सेज। क्या होने वाला है क्वेश्चन? 1 मिनट। क्वेश्चन जो हमारा सेज का पूर्ण जो है रूप क्या होता है? SEG का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसको कहते हैं सेज। बात करते हैं सेज जो है किस अधिनियम के थ्रू पारित हुआ था? तो ये 2005 के अधिनियम के थ्रू, 2005
2005 अधिनियम के थ्रू, ठीक है। ये क्या हुआ था, पास हुआ था। कौन, सेज। बात करते हैं ये लागू कब से हुआ था, तो ये लागू हुआ 2006 में। कब हुआ था, 2006 में लागू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो निर्यात को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश यानी एफडीआई आकर्षित करना और रोजगार पैदा करना। ये किसका काम था, सेज का काम करता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है, भारत में शून्य बजट, शून्य आधारित बजट से। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जो भारत में शून्य आधारित बजट यानी जीरो बेस्ड बजटिंग जो है पहली बार कब लागू हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहली बार लागू कब हुआ था, पहली बार लागू हुआ था 1987 में। कब हुआ था, 1987 में। भारत में शून्य आधारित बजट सबसे पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में 1983 में जो है, और पूरे केंद्रीय बजट में 1987-88 में जो है लागू किया गया था। इस बजट प्रणाली के जनक पीटर पाहियर है, जिसे हर वर्ष नए जो है बजट नए सिरे से बनाया जाता है। इसके जो है जनक कौन हो जाएंगे, जीरो जो शून्य आधारित बजट है, इसके जनक की अगर बात कर लें तो ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पीटर पाहियर। क्या हो जाएगा, पीटर पाहियर, ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला अब 26। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन जो है हमारा, पीपल्स प्लान 1945 है, 45 जो है इसका प्रतिपादन किसने किया था, पीपल्स प्लान का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है एम एन रॉय, श्रीमन नारायण, उसके बाद एम विश्वेश्वरैया या जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा इसका आंसर, पीपल्स प्लान्स का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा एम एन रॉय। एम एन रॉय ने जो है पीपल्स प्लान का प्रतिपादन किया था। बात करते हैं एम एन रॉय का पूरा नाम क्या है, तो इनका नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। एक प्रसिद्ध जो है कम्युनिस्ट नेता थे, जिन्होंने इस योजना का प्रस्ताव 10 वर्षों के लिए रखा था। इसमें उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन, कृषि के यंत्रीकरण और राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया गया था। किसमें, पीपल्स प्लान में। एम एन रॉय का पूरा नाम क्या है, पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय, इसे कह दिया जाता है एम एन रॉय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन क्या होने वाला है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है उद्योगपति के समूह द्वारा बॉम्बे प्लान किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। तो बॉम्बे प्लान कब प्रस्तुत किया गया था ये पूछ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1944 में। 1944 में जो है बॉम्बे प्लान को प्रस्तुत किया गया था। इसमें 8 प्रमुख कंपनियां थी। बॉम्बे प्लान में कितनी कंपनियां थी, 8 जो है बड़ी बड़ी कंपनी थी, जिसमें एक रतन टाटा जी की भी कंपनी थी, जिसमें है जीआरडी टाटा, जीडी बिरला आदि थे। इसके द्वारा तैयार किया गया था कि 15 वर्षीय विकास प्रस्ताव था। इसका औपचारिक नाम था ए ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइन ऑफ ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया था। तो इसमें टोटल कंपनी अगर पूछ लिया जाए तो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 कंपनी, जिन्होंने बॉम्बे प्लान को बनाया था 1944 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन है केंद्रीय बजट में जो है राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है। ऑप्शन होने वाला है कुल राजस्व प्राप्ति, कुल सरकारी ऋण की आवश्यकता, या ब्याज भुगतान, या आयात निर्यात का अंतर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल सरकारी ऋण की आवश्यकता। ये दिखाती है फिस्कल डेफिसिट, जिसे कहते हैं टोटल गवर्नमेंट बोरिंग रिक्वायरमेंट्स। बात करते हैं फिस्कल डिफिसिट की, इसकी अगर इसका फार्मूला पूछ लिया जाता है आपको, इसकी अगर फार्मूला की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, 1 मिनट। फिस्कल राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट का फार्मूला क्या हो जाएगा, फिस्कल जो है डेफिसिट इक्वल टू होता है क्या, टोटल एक्सपेंडिचर, कितना क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। क्या होता है, टोटल रेवेन्यू, ये होता है फिस्कल डेफिसिट का फार्मूला। लेकिन इस टोटल रेवेन्यू में जो बोरिंग अमाउंट है वो ऐड नहीं होगा, जो सरकार कर्ज लेती है, बोरो करती है, वो अमाउंट इसमें ऐड नहीं होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 29। क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है ऑपरेशन फ्लड से।
क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण से, जल संरक्षण से, दूध उत्पादन से या मत्स्य विकास से? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से जो है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की बात करें तो 1970 में हुई थी। ठीक है, 1970 में एनडीडीबी यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एनडीडीबी द्वारा किया गया था। ठीक है, बात करते हैं श्वेत क्रांति का जनक यानी ऑपरेशन फ्लड। अगर श्वेत क्रांति के जनक की बात करें तो वो कौन है? श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति, इनके जनक कौन माने जाते हैं? तो इनके जनक माना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्या माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये क्या माने जाते हैं? और जो है श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 जो नंबर का क्वेश्चन हमारा होने वाला है। क्वेश्चन रहा ये, क्वेश्चन है स्टैगफ्लेशन जो है इसकी स्थिति में अर्थव्यवस्था में क्या देखा जाता है? स्टैगफ्लेशन जब होता है तो इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में क्या होता है? उच्च मंदी एवं उच्च मुद्रास्फीति होता है, या उच्च विकास एवं कम मुद्रास्फीति, या कम बेरोजगारी एवं उच्च विकास, या केवल मुद्रास्फीति में गिरावट? क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर देखने को मिलता है हमारा ऑप्शन ए, उच्च मंदी एवं उच्च मुद्रास्फीति, यानी हाई स्टैग्नेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। क्या? हाई अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद क्या मिलता है देखने को? एंड हाई इन्फ्लेशन, यानी काफी जो बेरोजगारी और काफी महंगाई देखने को मिलता है। किसमें? स्टैगफ्लेशन में। बात करते हैं स्टैगफ्लेशन जो शब्द है स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन से लिया गया है। ठीक है, बात करते हैं इस स्थिति में आर्थिक विकास दर धीमी हो जाती है और बेरोजगारी जो है ऊंची हो जाती है और महंगाई भी तेजी से बढ़ती है। वो तो हम लोग देख ही चुके हैं। बात करते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हमारा होने वाला है जो भारत में प्रथम औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1947 में, 1948 में, या 1956 में? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो हो जाएगा 1948 में। 1948 में जो है इंडस्ट्री पॉलिसी की घोषणा की गई थी। बात करते हैं प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। किसने किया था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने किया था। ठीक है, अब बात करते हैं इसी नीति के माध्यम से भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स इकोनॉमी के मॉडल को शुरुआत किया था, यानी स्वीकार किया था। तो क्वेश्चन जब भी आएगा कि किस पॉलिसी के तहत जो भारत में मिक्स इकोनॉमी आई थी, इसकी व्यवस्था हो गई थी, तो ऑप्शन क्या टिक करेंगे? इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू मिक्स इकोनॉमी आई थी। मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है? मिक्स इकोनॉमी में होता है कि ये प्राइवेटाइजेशन भी होता है इसमें और गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होता है इसमें। ठीक है, दोनों का कंट्रोल होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 33। क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का वास्तविक अर्थ क्या है? अभी हम लोगों ने किया कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व यानी को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों होगा इसमें। मिक्स अर्थव्यवस्था में क्या होगा? पब्लिक सेक्टर भी रहेगा, और क्या रहेगी? प्राइवेट सेक्टर भी, दोनों रहेगी। प्राइवेट सेक्टर, ये दोनों के मिक्स से चलता है। बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का एक मिश्रित भारत की व्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है? अगर ये पूछा जाए तो क्या टिक करेंगे? भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिक्स इकोनॉमी है। ठीक है, इसमें जो सरकार एवं जो है निजी कंपनियां दोनों की है, दोनों एक ही क्षेत्र में काम करती हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है हमारे कि भारत में वर्तमान में है जो भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। सबसे ज्यादा इनकम जनरेट करता है भारत कौन सा? सेवा क्षेत्र, या जिसे कहते हैं सर्विस सेक्टर। क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर। इसमें क्या होता है कि आप कोई चीज जो है किसी को देते नहीं आप, बल्कि सर्विस देते हैं। तो भारत में अगर अभी वर्तमान जो है सर्विस देने के मामले में सबसे आगे है। और अगर बात करें प्रोडक्ट्स देने के मामले में तो चाइना ही है, आपको पता है। तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर कहा जाता है। सेवा क्षेत्र की बात करें तो इसका कितना योगदान है?
इसकी कितना योगदान है हमारे अभी जीडीपी में? तो ये जो है 50% से ज़्यादा, 50% जो से प्लस जो आय होता है, इनकम जनरेट होता है, वो किससे होता है? सर्विस सेक्टर से होता है। हालांकि रोजगार देने के मामले में अगर बात किया जाए तो रोजगार देने के मामले में सबसे नंबर 1 पे कौन सा अगर है, कौन सा सेक्टर है? तो है कृषि सेक्टर। ये एम्प्लॉयमेंट देने यानी रोजगार देने के मामले में सबसे ज़्यादा लोग जो है कार्यरत अभी किस क्षेत्र में है? तो टिक करेंगे कृषि में, यानी प्राथमिक क्षेत्र में ही है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि एशिया के जो है सबसे पुराने यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए बताइए, बीएसई की स्थापना कब हुई थी? तो टिक करेंगे 1875 में हुआ था। अगर डेट पूछ लिया जाए तो करेंगे 9 जुलाई। 9 जुलाई 1875 को है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो है स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किनके द्वारा हुआ था? अगर ये पूछा जाए तो क्या टिक करेंगे? प्रेमचंद रायचंद के द्वारा। किसके द्वारा? प्रेमचंद रायचंद के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। किसका? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का। बात करते हैं द नातिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में की गई थी। बीएसई का प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक यानी सेंसेक्स है, जिसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1986 से। तो बीएसई जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक कौन है? तो वो है सेंसेक्स। कौन होने वाला है? एक मिनट, ये होने वाला है सेंसेक्स। इसकी अभी अगर स्थापना पूछ लिया जाए तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1986 से हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्वेश्चन है हमारा कि भारत में जो योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे प्लानिंग कमीशन के प्रथम अध्यक्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे प्लानिंग कमीशन के प्रथम अध्यक्ष थे। बात करते हैं योजना आयोग की स्थापना की। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को जो है प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं और गुलजारीलाल नंदा इसके पहले उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो प्लानिंग कमीशन के जो अध्यक्ष कौन होते हैं? हमेशा पीएम होते हैं। तो अभी जो प्लानिंग कमीशन है उसके अध्यक्ष कौन होंगे? नरेंद्र मोदी जी होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि पांचवी पंचवर्षीय योजना यानी 5th 5 ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था पांचवी पंचवर्षीय योजना की? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉवर्टी इराडिकेशन एंड सेल्फ रिलायंस, यानी गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। ये थी पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो है ऑब्जेक्टिव था। बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना की, तो ये किस मॉडल पे आधारित था? तो ये किस मॉडल पे आधारित था? डीपी धर मॉडल पे। किस पे? डीपी धर मॉडल। डीपी धर मॉडल पे आधारित था। ठीक है, बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल अगर पूछ लिया जाए तो 1974 से लेकर 1978 तक। 1974 से 1978 तक। बात करते हैं अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसे 1 साल पहले ही खत्म कर दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा? पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसे 4 साल में ही खत्म कर दिया गया था। ठीक है, 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया और रोलिंग प्लान लागू कर दिया गया। तो इसके बाद जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना के लास्ट में यानी 1979 में क्या कर दिया गया? रोलिंग प्लान को लागू कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन रहा हमारा ये, क्वेश्चन है कि भारत में जो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के मापने का मुख्य आधार क्या है? WPI, CPI, GDP या सेंसेक्स? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये जो इन्फ्लेशन मापने का मुख्य आधार है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को और क्या कहते हैं इंग्लिश में अगर बात करें तो? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या कहते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, बात करते हैं आरबीआई ने 2014 में उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के बाद मुद्रास्फीति मापने के लिए WPI की जगह CPI को मुख्य जो आधार बनाया था। तो पहले कौन था? पहले की बात करें तो CPI से पहले WPI थी। कौन सी थी? WPI जो है इन्फ्लेशन को मापती थी, लेकिन 2014 में, कब? 2014 में उर्जित आर पटेल की सिफारिश पे। किस पे? उर्जित आर पटेल। उर्जित
आर पटेल के जो है सिफारिशों पे जो है इन्फ्लेशन की गणना किससे की जाने लगी? सीपीआई से। किससे की जाने लगी? सीपीआई से की जाने लगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा होने वाला 39। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन रहा ये, चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है? ऑप्शन है वस्तु एवं सेवा कर, आयकर, इनकम टैक्स यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है ये डायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसमें व्यक्ति पर लगाया जाता है, भुगतान भी वही करता है। ठीक है, बात करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स की। तो कॉर्पोरेट टैक्स जो है संपत्ति कर यानी वेल्थ टैक्स और उपहार गिफ्ट टैक्स भी प्रत्यक्ष कर के अन्य मुख्य उदाहरण है। तो अगर बात करें प्रत्यक्ष कर के और एग्जाम्पल की, तो ये तो इनकम टैक्स हो ही गया। इसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स हो गया एक, कॉर्पोरेट टैक्स, ये भी कौन सा हो गया? डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण हो गया। उसके बाद क्या हो गया? वेल्थ टैक्स, और क्या? और उसके बाद गिफ्ट टैक्स, ये कौन सी टैक्स में इसको काउंट किया जाता है? डायरेक्ट टैक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन है हमारा हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा गेहूं पे। गेहूं पे जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। बात करते हैं एम एस स्वामीनाथन को, तो इसमें भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो हरित क्रांति का जनक का अगर बात कर ले तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को। एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं और नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो भारत की अगर बात करें, जनक ये भारत की बात कर रहे थे। भारत में अगर बात करें कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन। क्या हो जाएगा? एम एस स्वामीनाथन। लेकिन वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है वर्ल्ड के लेवल पे? तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। क्या हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बात करते हैं भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से कब तक हुई थी? तो भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 में हुई थी। 1966 से 1967 में हुई थी। उच्च उपज वाले बीजों यानी HYV सीड्स, उर्वरकों और सिंचाई तकनीकों के प्रयोग के साथ हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 41। क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है आरबीआई से रिलेटेड है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आरबीआई जो है इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? क्वेश्चन ये है। तो इसके प्रथम गवर्नर की बात करें तो हो जाएगा CD देशमुख। ये जो थे भारत के प्रथम गवर्नर थे। और इसका कार्यकाल अगर पूछ लिया जाए तो CD देशमुख कब से कब तक गवर्नर रहे थे? 1943 से 1949 तक रहे थे। आरबीआई के तीसरे गवर्नर के रूप में कार्य किया थे। बात करें चिंतामन द्वारकानाथ की अगर बात कर ले, ये थे 1943 से 1949 तक। यहाँ पे बाय मिस्टेक ये इनका कार्यकाल नहीं है। ये किनका कार्यकाल है? ये थे CD देशमुख का। किसका? CD देशमुख के थे। प्रथम अगर गवर्नर की बात करें तो अभी भी हम CD देशमुख की बात करेंगे, जिसका नाम है चिंतामन द्वारकानाथ। ये इनका कार्यकाल कब था? अभी तक बताया था 1943 से लेकर 1949 तक थे। बात करते हैं आरबीआई के पहले गवर्नर की। अगर आरबीआई के पहले गवर्नर की बात करें, फर्स्ट गवर्नर, ये कौन थे? सर ऑसबोर्न। कौन थे? सर ऑसबोर्न। ये कौन थे? सर ऑसबोर्न। ये कब बने थे? 1935 में। 1935 से 1937। ठीक है, लेकिन तब भारत आजाद नहीं हुआ था। ठीक है, तो CD देशमुख जो बने थे ये तीसरे नंबर के बने थे। पहले नंबर के कौन बने थे? सर ऑसबोर्न बने थे। सर ऑसबोर्न बने थे। ठीक है, लेकिन CD देशमुख जो थे स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे CD देशमुख 1943 से 1949 तक बने थे। ठीक है, और ये तीसरे नंबर के थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है ये, भारत सरकार द्वारा जो है मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत किस वर्ष की गई है? बताइए इसका आंसर।
मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत कब से की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2014। 2014 यानी 25 सितंबर, डेट भी याद रख लीजिएगा, 25 सितंबर 2014 से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन है हमारा कि भारत में जो है 8 नवंबर को ऐतिहासिक विमुद्रीकरण किस वर्ष हुआ था? भारत में 8 नवंबर को ऐतिहासिक विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2016 में। 2016 में जो है डीमोनेटाइजेशन हुआ था। इस विमुद्रीकरण के तहत जो है तत्कालीन 500 रुपये और 100 के नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया था। तो इसके तरह क्या 500 रुपये के नोट और 1000 रुपये के नोट, इसको क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया गया था, अमान्य घोषित कर दिया गया था। स्वतंत्र भारत में इससे पहले 1978 में मोरारजी देसाई सरकार के दौरान 1000 और 5000 और 10,000 के नोटों को विमुद्रीकरण किया गया था। तो डीमोनेटाइजेशन अगर पहली बार पूछ लिया जाए स्वतंत्र भारत में सबसे पहले कब हुआ था? यह होता 1978 में। किसने किया था? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। इन्होंने कौन से नोट को बंद किया था? अगर बात करें इन्होंने कौन से नोट को बंद किया था तो 1000 के नोट, उसके बाद 5000 के नोट, उसके बाद 10,000 के नोट, इसको क्या किया था? बैन किए थे मोरारजी देसाई। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आए। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 44। ठीक है, अभी तक आपने अगर हमारा जीएस मास्टर सीरीज का एपिसोड का पिछला एपिसोड जो है 3 एपिसोड जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का हो चुका है वो अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे जीएस मास्टर सीरीज के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारा जो पूरा सीरीज है जीएस मास्टर सीरीज का ये खत्म होने वाले टोटल 8 एपिसोड में। तो आज है हमारा एपिसोड 4, इसको याद रखिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक 3 अगस्त से आने वाला है ग्रुप डी का। तो ये जो है पूरा एपिसोड आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आप एग्जाम दे के आइएगा फिर बताइएगा हमको। बात करते हैं ग्राहकों की शिकायतों के निवारण हेतु बैंकिंग लोकपाल योजना। बैंकिंग लोकपाल योजना, एक मिनट, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब से हुई थी ये बताइए। बैंकिंग लोकपाल की योजना की शुरुआत कब से हुई थी? सॉरी, किसने की थी ये है क्वेश्चन। कब हुई थी ये नहीं, किसने की थी। तो ये किया था आरबीआई ने। और कब किया था अगर बात करें तो 1995 में। 1995 में जो है बैंकिंग सेवा में से जुड़ी ग्राहकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए जो है 1995 में क्या किया था? आरबीआई ने बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला है 45। चलिए 45 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है, भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अंतिम स्वीकृति कौन सी संस्था देती है? बताइए, पंचवर्षीय योजना को जो है अंतिम स्वीकृति कौन सी संस्था देती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है इसकी अंतिम स्वीकृति को प्रदान करती है। बात करते हैं एनडीसी की स्थापना की अगर बात कर लिया जाए तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। डेट भी अगर बता दें तो 6 अगस्त को हुआ था। और कब हुआ था? 1952 को हुआ था। और इसके जो है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं एनडीसी के? इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम होते हैं। क्या होते हैं? पीएम हमेशा इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 46। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा होने वाला ये क्वेश्चन हमारा ये कृषि एवं खाद्य उत्पादों पर दिया जाने वाला एग मार्क क्या दर्शाता है? कृषि पे यानी एग्रीकल्चर पे एंड फूड जो है उद्योग है उस पे एग मार्क दिया जाता है। तो ये क्या दर्शाता है एग मार्क? ये पूछ रहा है। ये दर्शाता है गुणवत्ता एवं शुद्धता का प्रमाण पत्र, ये एक तरह से होता है। ठीक है, बात करते हैं एग मार्क का। तो ये अधिनियम भारत में वर्ष 1937 में पारित किया गया था और 1986 के संशोधन के द्वारा इसका क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय डीएमआई द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका जो है ये जो है हमारा एग मार्क इसको कब पारित किया गया था? 1937 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला 47। चलिए क्वेश्चन 47 को देखते हैं। चलिए
क्वेश्चन 47 जो हमारा होने वाला है, जो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सबको पता है कहाँ होगा, अमेरिका में। जब भी पैसे की बात आएगी तो कौन पावर में आएगा? अमेरिका की। बात करते हैं इसकी स्थापना की, वर्ल्ड बैंक की स्थापना की, तो ये हुआ था 1944 में। किसके तहत हुआ था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। किसे? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुआ था। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा जो है वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी, 1944 में हुई थी। अजय बंगा वर्तमान में इस वर्ल्ड बैंक के जो है क्या अध्यक्ष है। तो इसके अगर अध्यक्ष पूछ लिया जाए, कौन अध्यक्ष पूछा जाए वर्ल्ड बैंक के, तो कौन है? अजय बंगा। अजय बंगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 48। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, भारत में किस समिति की सिफारिश के आधार पर जीएसटी लागू किया गया था? ये बताइए कौन सी समिति थी जिसने जीएसटी को लागू करवाया? ऑप्शन है विजय केलकर समिति, रंगराजन समिति, स्वामीनाथन समिति या सरकारिया आयोग। इसका आंसर हो जाएगा विजय केलकर समिति के सिफारिश पर जीएसटी लागू हुआ था। ठीक है, बात करते हैं केलकर कार्यबल यानी केलकर टास्क फोर्स ने 2002 में पहली बार भारत में एक राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था। कब दिया था? ये 2002 में ही दिया था। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया जाता है। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। तो अगर बात करते हैं जीएसटी की अगर बात करते हैं तो जीएसटी काउंसिल का गठन ये किस आर्टिकल में है? जीएसटी काउंसिल का गठन ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 279 के ए में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 49। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन हमारा रहने वाला? ये क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत शिशु को ऋण श्रेणी में कितने ऋण सीमा है, उसको कितना लोन दिया जाएगा? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु श्रेणी में ऋण सीमा कितनी है? चलिए इसका आंसर बताइए तो फटाक से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा 50,000 तक। कितना तक? 50,000 तक जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु के लिए ऋण प्रदान करने की जो है व्यवस्था की गई है। बात करते हैं PMMY यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, तो इसे 8 अप्रैल 2015 को गैर कॉर्पोरेट और कृषि छोटे सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने के लिए की गई थी, स्थापना किया गया था। तो इसकी अगर स्थापना पूछ लिया है तो कब टिक करेंगे? 2015 में। ओके, इसमें 3 श्रेणियां होती हैं। बात करते हैं पहले होती है, पहला श्रेणी हमारा शिशु हो गया। दूसरा श्रेणियां कौन होती हैं? दूसरा जो हमारा श्रेणी होती है किशोर होते हैं। क्या होते हैं? किशोर। पहला तो हमारा हो गया शिशु। शिशु को कितना ऋण दिया जाता है? शिशु को ऋण दिया जाता है 50,000 तक। कितना तक? 50,000 तक। देख लिया हम लोगों ने। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है किशोर। किशोर कैटेगरी में कितना ऋण दिया जाता है? किशोर कैटेगरी में 50,000 से लेकर के 50,000 से लेकर के इसमें है 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है। तीसरा जो हमारा श्रेणी आता है उसे कहते हैं तरुण। क्या कहते हैं? तरुण। तरुण को कितना दिया जाता है? इसको दिया जाता है 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है। तो ये 3 श्रेणियां हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है 50। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा आप लोग आंसर। चलिए क्वेश्चन है, भारत में जो है प्रथम बार वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था फिलहाल में ही, पिछले स्लाइड में हम लोगों ने किया था। जो वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? चलिए बताइए, इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 1969। 1969 में जो है वाणिज्यिक बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। तब किसकी गवर्नमेंट थी? इंदिरा गांधी जी की। किसकी थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। उस टाइम जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, हम लोगों ने देखा है। ठीक है, इसमें 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिसकी जमा पूंजी 50 करोड़ या उससे अधिक थी। इसके बाद 15 अप्रैल 1979 को 200 करोड़ से अधिक जमा पूंजी वाले 6 अन्य बैंकों को जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये जो 14 बैंक थे इसकी पूंजी कितना होना चाहिए? 50 करोड़ से अधिक पूंजी होनी चाहिए,
तभी इसमें उस टाइम जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बात करते हैं बाद में 1980 में कितने को किया गया? बाद में 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसके पास 200 करोड़ से अधिक जमा पूंजी है। 200 करोड़ से अधिक जमा पूंजी है, उस 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 51। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लिया है। बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए। स्मार्ट जो है मनी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है क्रेडिट कार्ड के लिए। क्रेडिट कार्ड के लिए स्मार्ट मनी का प्रयोग किया जाता है। इसको डिजिटल करेंसी या प्लास्टिक मनी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इसकी जो स्थापना किस ऐतिहासिक समझौते या सम्मेलन द्वारा की गई थी? बताइए। IMF की जो स्थापना किस ऐतिहासिक सम्मेलन के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा जो IMF की स्थापना किया गया था। बात करते हैं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आयोजित कब हुआ था? ये हुआ था 1944 में, ठीक है। और 1944 में आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के कारण IMF और वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक दोनों को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ट्विंस कहा जाता है। IMF का मुख्य कार्य सदस्य देश के भुगतान संकट में वित्तीय सहायता प्रदान करना। किसका? IMF का। जो देश बहुत पीछे चल चुका है जैसे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान कई बार IMF से लोन लेती है। भारत ने भी लिया है, ऐसी बात नहीं है। जिस देश की जो है आर्थिक स्थिति खराब हो जाए उसे IMF लोन प्रदान करती है। ये बस इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 53। हाँ, ये क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 53, एक मिनट। क्वेश्चन 53। चलिए क्वेश्चन 53 क्या है? क्वेश्चन 53 हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है? बताइए। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है किसके द्वारा लगाया जाता है? किस आर्टिकल के तहत? 352, 360, 356 या 370? क्या हो जाएगा इसका आंसर? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि 360। क्या पढ़े थे? 360। पॉलिटी की वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है, 352, 356 और 360। 352 में नेशनल इमरजेंसी लगती है और 352 में क्या लगता है? नेशनल इमरजेंसी लगता है। 356 में लगता है कौन सा? राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल लगता है। और 360 में लगता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक बार भी भारत में लागू नहीं हुआ। अब लेकिन बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की, तो ये 3 बार भारत में लागू हो चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन होने वाला है कि मुद्रा के अपमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? डीवैल्यूएशन का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्यात को बढ़ावा देना। क्या हो जाता है? निर्यात को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा होने वाला है 55। क्वेश्चन क्या है? ये देखिए क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तरलता पसंदगी सिद्धांत यानी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था? बताइए इसका आंसर। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी किसने प्रतिपादन किया था इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मेनार्ड किन्स ने। जॉन मेनार्ड किन्स ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी का प्रतिपादन किया था। बात करते हैं इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की। तो जॉन मेनार्ड किन्स के यह सिद्धांत जो है अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में दिया हुआ है। तो ये किस में दिया हुआ? पुस्तक हम लोग याद कर लेते हैं। इसकी पुस्तक थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट। मेरा राइटिंग थोड़ा खराब है, इसको आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। इंटरेस्ट एंड मनी इसकी पुस्तक थी और ये पुस्तक कब लिखा था? 1936 में। इसी में बताया गया लिक्विडिटी प्रेफरेंस के बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 56। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जो मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण एवं संचालन कौन करता है? बताइए। मॉनेटरी पॉलिसी का जो निर्माण एवं संचालन कौन करता है? ये करती है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है इसके संचालन। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 57।
क्वेश्चन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी SNSEX में कितनी प्रमुख जो है कंपनियां के शेयर शामिल होते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स में कितनी कंपनियां के जो है शेयर शामिल होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 30। कितने के होते हैं, 30 के होते हैं। इसमें BSE में सूचीबद्ध 30 सबसे बड़ी और वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियां शामिल होती हैं। बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। इसका जो प्रमुख सूचकांक है निफ्टी 50 है। इसमें 50 प्रमुख कंपनी शामिल होते हैं। तो किसके, अगर बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, इसमें कितनी कंपनियां शामिल होती है, निफ्टी 50 यानी 50 कंपनियां जो है इसमें शामिल होते हैं, ये भी याद रखिएगा। लेकिन सेंसेक्स में कितनी कंपनियां शामिल होती हैं, इसमें ओनली 30 कंपनियां शामिल होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन है हमारा जो पिंक रेवोल्यूशन यानी गुलाबी क्रांति है, इसका संबंध किससे है, बताइए। याद होगा आप लोगों को, प्याज एवं झींगा उत्पादन से। किससे, प्याज एवं झींगा उत्पादन से जो है गुलाबी क्रांति का संबंध है। बात करते हैं इसका जनक, पिंक रेवोल्यूशन का जनक अगर माना जाए, कहा जाए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दुर्गेश पटेल जी को। दुर्गेश पटेल ये जो है पिंक रेवोल्यूशन के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन क्या होने वाला है, चलिए ये रहा क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है विशेष आहार अधिकरण यानी SDR का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था से है। विशेष आहारण अधिकार SDR का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था से है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा IMF से, यानी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, बात करते हैं SDR की, तो SDR को पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। SDR को क्या कहा जाता है, पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है कौन, SDR। बात करते हैं जिसकी रचना जो है 1969 में IMF के द्वारा की गई थी। तो पेपर गोल्ड की रचना कब की गई थी भैया, यह किया गया था 1969 में। किसके द्वारा किया गया था, IMF के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन रहा हमारा ये, क्वेश्चन है विश्व स्तर पर अर्थशास्त्र का जो जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे माना जाता है। ऑप्शन है एडम स्मिथ को, कार्ल मार्क्स को, जॉन मेनार्ड केन्स को, या कौटिल्य को। बताइए, वर्ल्ड लेवल पे जो है इकोनॉमिक्स का फादर किसे माना जाता है, तो टिक करेंगे आंसर एडम स्मिथ को, एडम स्मिथ को। लेकिन भारत में अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, वो माना जाता है कौटिल्य को। इंडिया में, कहाँ, इंडिया में माना जाता है। बात करते हैं एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने क्या लिखा था 1776 में एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम क्या था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। लिखे क्या, चलिए इसका पुस्तक लिखिए लेते हैं। क्या थी इसकी पुस्तक, एक मिनट इसकी पुस्तक कौन सी थी, इसकी पुस्तक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of the wealth of nations। ठीक है, ये किसकी पुस्तक थी, ये पुस्तक थी हमारे जो है एडम स्मिथ की, और इसे वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमिक्स के फादर माने जाते हैं। लेकिन अगर चलिए देखते हैं हम अपने 61 नंबर के क्वेश्चन को। 61 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन रहा ये। क्वेश्चन है भारत में जो राष्ट्रीय आय का जो आकलन सबसे पहले किसने किया था। क्या होगा इसका आंसर, भारत में जो है सबसे पहले राष्ट्रीय आय का जो आकलन किन्होंने किया था। पिछले स्लाइड पे हम लोगों ने किया था, वो कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन है अमर्त्य सेन को जो नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्ट योगदान में मिला था। चलिए बताइए जल्दी से, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन है कल्याणकारी अर्थशास्त्र, विकास अर्थशास्त्र, या मौद्रिक अर्थशास्त्र, या पर्यावरण अर्थशास्त्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के फील्ड में इसको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था।
बात करते हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो थे 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता था। कब जीते थे? नोबेल प्राइज ये जीते थे 1998 में। कब जीते थे? एक मिनट। ये जीते थे नोबेल प्राइज 1998 में। और किस फील्ड में जीते थे? अर्थशास्त्र के लिए। किसके लिए? इकोनॉमिक्स के लिए जीते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 63। क्वेश्चन हमारा है बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? बताइए, क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन इसका हो जाएगा, अगर बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, आयात और निर्यात दोनों बंद। इसमें क्या होता है? क्लोज इकोनॉमी में होता है। जब भारत ही आजाद हुआ था तो भारत के पास भी क्या था? क्लोज इकोनॉमी ही था। यानी या तो या किसी देश में निर्यात नहीं कर सकते, अपने माल भेज नहीं सकते, और किसी देश से अपना माल ला नहीं सकते। इसे कहते हैं क्लोज इकोनॉमी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 64। क्वेश्चन है भारत में जो रोलिंग प्लान की जो अवधारणा है किस सरकार द्वारा लागू की गई थी? बताइए, रोलिंग प्लान जो है किस सरकार द्वारा लागू की गई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनता पार्टी सरकार के द्वारा जो है रोलिंग प्लान अवधारणा जो है लागू किया गया था। बात करते हैं रोलिंग प्लान की, तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी 1978 में 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके किया था। तो जो रोलिंग प्लान है कब लाया गया था? पांचवी जो है 5 ईयर प्लान, इसको समाप्त करके इसके लास्ट वाले जो ईयर में जो है रोलिंग प्लान लाया गया था। बात करते हैं कब लाया गया था? तो 1978 में। 1978 में जो है ये जनता पार्टी सरकार किसकी थी? ये किसकी नेतृत्व करने वाली सरकार थी? तो ये थी मोरारजी देसाई की। इन्होंने ही क्या लाया था? रोलिंग प्लान लाया था। मोरारजी देसाई ने क्या किया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले खत्म करके रोलिंग प्लान जो है इंट्रोड्यूस किया था। बात करते हैं इस योजना का मुख्य मॉडल क्या था? तो गुरनार मिडल की पुस्तक पर आधारित था ये। ठीक है, तो इसे कहते हैं एशियन ड्रामा पर आधारित, ये भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 65 क्वेश्चन होने वाला है, भारत में जो है गरीबी रेखा का निर्धारण करने कौन सी संस्था करती है? गरीबी रेखा का निर्धारण भारत में कौन सी संस्था करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग जो है भारत में गरीबी रेखा के जो है निर्धारण करती है। बात करती है, यह पूर्व में कार्य योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा किया जाता था। गरीबी रेखा मापन के लिए भारत में सुरेंद्र जो है तेंदुलकर समिति और श्री सी रंगराजन समिति सबसे महत्वपूर्ण समितियां रही हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है, क्वेश्चन रहा ये, क्वेश्चन है भारत में जो श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवोल्यूशन के जनक के रूप में किसे माने जाते हैं? श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्गीज कुरियर को। अभी अभी हम लोगों ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 67। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन जो हमारा 67 है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए बताइए, सेबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सेबी की स्थापना अगर बात करें हम लोग, तो सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में। कब हुई थी? 1988 में जो है सेबी की स्थापना हुई थी। बात करते हैं, अगर इसका डेट भी पूछ लिया जाए तो डेट हो जाएगा 30 जनवरी को। 30 जनवरी 1988 को सेबी की जो है स्थापना हुई थी। इसका अगर मुख्यालय पूछ लिया जाए, सेबी का जो है हेड क्वार्टर अगर पूछ लिया जाए, तो हेड क्वार्टर क्या टिक करेंगे? मुंबई। इसका जो हेड क्वार्टर होगा वो मुंबई होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 68 क्वेश्चन की। 68 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन रहा ये कि जो नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित है? नीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से, यानी फिश प्रोडक्शन से। किससे? फिश प्रोडक्शन से आधारित है ये। फिश प्रोडक्शन के लिए क्या चालू किया गया था? ब्लू रेवोल्यूशन। बात करते हैं नीली क्रांति के जनक के, तो डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कुमार कृष्ण को। किसको बात करते हैं? डॉक्टर अरुण कुमार कृष्ण और हीरालाल चौधरी। अरुण लिख देते हैं, अरुण कुमार कृष्ण, अरुण कृष्ण है, और एक है डॉक्टर हीरालाल चौधरी। हीरालाल चौधरी को जो है ब्लू क्रांति का जो है जनक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 69। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारत में जो है आर्थिक उदारीकरण यानी इकोनॉमिक लेवरेजाइजेशन का जो जनक किससे माना जाता है? आर्थिक उदारीकरण का जनक किससे माना जाता है भारत में? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को।
डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है आर्थिक उदारीकरण का जनक माना जाता है। 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एलपीजी प्रस्तुत किए थे, जिसके कारण जिसका पहला जो एलपीजी का अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो एल का मतलब होता है, अब इसका होता है कि लिबरलाइजेशन, पी का हो जाता है प्राइवेटाइजेशन। ये क्या रिफॉर्म, एलपीजी रिफॉर्म पूछा जाए तो कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इस मॉडल को राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। तो एलपीजी को क्या कहता है, राव मनमोहन मॉडल, राव मनमोहन मॉडल, इसको भी याद रखिएगा। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि एलपीजी रिफॉर्म है, इसे किसने दिया था, तो क्या करेंगे, टिक करेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। बात करते हैं क्वेश्चन 17 की। 70 नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि जो है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। चलिए बताइए, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा निर्यात को बढ़ावा देना। क्या हो जाएगा, निर्यात को है बढ़ावा देना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो है 71। क्वेश्चन है गिफ्ट एज यानी गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है। गिल्ट एज बाजार जो है किससे संबंधित है, तो बात करते हैं पहले। गिल्ट एज बाजार जो है इसमें सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई प्रतिभूति यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स या टी बिल्स जो है इसका क्रय विक्रय होता है। तो गिल्ट एज में क्या होता है, सरकार द्वारा जो होता है बॉन्ड्स होते हैं उसको खरीद बिक्री किया जाता है। तो ये किससे संबंधित है, तो इसका टिक करेंगे, सरकार की प्रतिभूतियों का बाजार, सरकार की प्रतिभूतियों का बाजार यानी मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ये बाजार है, कौन, गिफ्ट एज। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अभी अभी हम लोगों ने किया था, इसका मुख्यालय किया था हम लोगों ने, तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना अगर पूछ लिया जाए तो 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा 73 क्वेश्चन है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। अभी अभी हम लोगों ने किया था, इसका जो अध्यक्ष कौन होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन हमारा 74 क्वेश्चन है भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो ये लिया गया है यूएसएसआर से। किससे लिया गया था, यूएसएसआर से लिया गया था। सबसे पहले सोवियत संघ में सबसे पहले जो है 1928 में 5 ईयर प्लान आया था। कब आया था, 1928 में आया था। जोसेफ स्टालिन ने पंचवर्षीय योजना लागू की थी। किसने लागू किया था, जोसेफ स्टालिन। ठीक है, तो भारत में तो 1951 से 5 ईयर प्लान चल रहा है, लेकिन सोवियत संघ यानी यूएसएसआर में 1928 से। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विश्व में है सबसे पहले जो भारत जो है 5 ईयर प्लान जो है इसकी अवधारणा किस देश से लिया है, तो टिक करेंगे यूएसएसआर से, वर्तमान में से रूस कहा जाता है। और कब लिया गया था, जो रूस है अपना फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान है कब लॉन्च किया गया था, क्या था वो उसने 1928 को लॉन्च किया था। और कौन किए थे, जोसेफ स्टालिन ने लॉन्च किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक कौन सा है। चलिए टिक कीजिए, भारत का सबसे बड़ा जो है कमर्शियल बैंक वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। एसबीआई का अगर पुराना नाम पूछ लिया जाए, ओल्ड नेम, तो क्या बताइएगा, एसबीआई का पुराना नाम क्या है, इसका नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये किसका नाम है पुराना नाम, ये पुराना नाम है जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। बात करते हैं एसबीआई का जो है नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये हुआ था इसका 1955 में हुआ था। इसका मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो, एसबीआई का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो हेडक्वार्टर क्या टिक करेंगे, इसका हेडक्वार्टर जो होने वाला है मुंबई में है। और गोरावाला समिति की सिफारिश पर इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये भी याद रख सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर तो मुंबई में है। और इसका नेशनलाइजेशन जो है किस समिति के सिफारिश पे हुआ था, गोरावाला समिति। ठीक है, 76 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन यानी एमएसपी की सिफारिश कौन करता है। एमएसपी की सिफारिश कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग। कौन करता है, कृषि लागत और मूल्य उद्योग करता है। बात करते हैं
इसकी स्थापना अगर पूछ लिया जाए, CACP की स्थापना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में, 1965 में हुई थी। 1965 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। MSP की अंतिम मंजूरी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति यानी CCA द्वारा की जाती है। यह हर वर्ष 22-23 फसलों के लिए घोषित किया जाता है। तो MSP कितने फसल के लिए घोषित किया जाता है? 22 से 23 फसल के लिए प्रत्येक वर्ष घोषित किया जाता है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है 77 क्वेश्चन है, भारत में पहली औद्योगिक नीति यानी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी किस वर्ष घोषित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1948। कब हो जाएगा? 1948 में जो है फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है घोषित किया गया था, ठीक है। बात करते हैं दूसरी की, अगर बात करें तो ये दूसरी हुआ था 1956 में। कब हुआ था? दूसरी जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये कब पेश हुई थी? 1956 में। क्वेश्चन अगला हमारा है 78, वर्तमान भारत में जो है राष्ट्रीय आय की मुख्य स्रोत कौन सा है? चलिए बताइए, राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत कौन सा है? सेवा क्षेत्र। कौन सा है? सेवा क्षेत्र, जो कि 50% से ज्यादा इसका जो है हिस्सेदारी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम किस प्रमुख उत्पादन से संबंधित है? तो अभी अभी हम लोगों ने किया दूध उत्पादन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे, भारत में जो वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? बताइए, फाइनेंस कमीशन का गठन जो है भारत में किस अनुच्छेद के थ्रू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 280 के थ्रू होता है। बात करते हैं, वित्त आयोग का गठन जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, और हर एक 5 साल पे किया जाता है। कितना साल पे? 5 साल पे किया जाता है वित्त आयोग का गठन, ठीक है। बात करते हैं, भारत के जो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रह चुके हैं? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रह चुके हैं, तो टिक करेंगे KC नियोगी। क्या टिक करेंगे? KC नियोगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 81 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में जो हस्तक्षेप की नीति का अर्थ क्या होता है? अर्थशास्त्र में जो है हस्तक्षेप और हस्तक्षेप की नीति का जो अर्थ क्या होता है? लेसिस फायर का मतलब क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था में सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप। इसको कहते हैं अर्थशास्त्र में अहस्तक्षेप। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक से कि HDI में जो है निम्नलिखित में से कौन सा आयाम शामिल नहीं है? चलिए बताइए। ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का असर, प्रति व्यक्ति आय, या सामाजिक असमानता। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक असमानता जो है HDI में इसके आयाम में शामिल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 83 क्वेश्चन है, ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए, लॉ ऑफ ग्रेसम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, मुद्रा के प्रचलन से। मुद्रा के प्रचलन से। इस नियम के अनुसार, ग्रेसम के नियम के अनुसार कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। क्या कहा गया है? बुरी मुद्रा, एक मिनट, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ठीक है। ये किस लॉ के हिसाब से? ग्रेसम के नियम के हिसाब से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 84। क्वेश्चन 84 है हमारा कि शेयर बाजार में तेजारिया यानी बुल और मंदरिया बियर शब्द किससे जुड़े हुए हैं? ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। तो ये जुड़ा हुआ है बाजार की कीमतों के उतार चढ़ाव से। अगर कीमत ऊपर जाए तो कहेंगे बुल, और नीचे जाए तो क्या कहेंगे? बियर, यानी मंदरिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 85 क्वेश्चन है कि नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? किसके सिफारिश पर किया गया था? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर किया गया था। कब किया गया था इसकी स्थापना? 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935, 1935 में किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है 87 क्वेश्चन जो है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1955 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका है जनेवा। कहाँ होने वाला है? जनेवा होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा 88 क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला जो है निम्नलिखित में से कौन सा था? भारत में स्थापित होने वाला बैंक पहला, उसका नाम क्या था? जल्दी से बताइएगा आप लोग।
भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये था भारत का पहला बैंक। बात करते हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1770 में हुआ था। और कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ठीक है, कोलकाता में जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान की जो स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी में कि भारतीय द्वारा प्रबंधित पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक 1881 था, जबकि पूर्ण रूप से भारतीय पूंजी से जो बना पहला बैंक अगर बात करें तो वो कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक। तो पीएनबी जो बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, ये पूर्ण रूप से भारतीय पूंजी से बना है। किससे बना है? इंडियन मनी से बना है। इंडियन मनी से बनने वाला ये पहला बैंक है। बात करते हैं ये कब बना था पंजाब नेशनल बैंक? तो ये बना था 1894 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 89। क्वेश्चन है हमारा, भारत में जो निर्यात आयात बैंक यानी एग्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारत में एग्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1982 में। एग्जिम बैंक जो है इसका मुख्यालय की अगर बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? मुंबई। जितने बड़े बड़े बैंक है इसका ज्यादातर का मुख्यालय कहाँ, हेडक्वार्टर कहाँ होते हैं? ये मुंबई ही होते हैं। बात करते हैं इसकी स्थापना भारत के विदेशी व्यापार को वित्तीय सहायता देने और उसे बढ़ावा देने के लिए एग्जिम बैंक एक्ट 1981 के तहत किया गया था। किसके तहत? एग्जिम एग्जिम बैंक एक्ट 1981 के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है 90। क्वेश्चन अर्थशास्त्र में जो है ट्रिप्स समझौता किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? ट्रिप्स समझौता किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन यानी WTO से संबंधित है। बात करते हैं ट्रिप्स का, तो इसका पूरा अगर फुल फॉर्म अगर बात करें तो होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलू। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। आ चुके हम लोग अपने एपिसोड के नज़दीक, खत्म होने के नज़दीक आ चुके हैं। हमारा जो क्वेश्चन है माइक्रो इकोनॉमिक्स मुख्य रूप से किससे संबंधित है? व्यष्टि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के अध्ययन से संबंधित है। एडम स्मिथ को जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक अगर बात करें, इसका जनक बात करें तो किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। अब बात करते हैं मैक्रो का अगर बात कर लें, ये तो हो गया माइक्रो का। अगर मैक्रो का बात कर लें, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका जनक किससे माना जाता है? इसके जनक कौन है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका जो जनक हो जाएगा अगर बात करें तो ये हो जाएंगे J.M. कीन्स। क्या हो जाएगा? J.M. कीन्स। J.M. कीन्स को जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक माना जाता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। देखते हैं हम अपने 92 नंबर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है मिक्स इकोनॉमी किन दो क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है? अभी अभी हम लोगों ने किया था सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन है प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट का सामान्य अर्थ क्या होता है? इसका सामान्य अर्थ की अगर बात करें तो ये हो जाता है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, जैसे एग्रीकल्चर में। इसमें एग्रीकल्चर में क्या है? आवश्यकता से ज्यादा लोग इसमें क्या करते हैं? एम्प्लॉय, काम करते हैं। इसीलिए एग्रीकल्चर को कहा जाता है डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। बात करते हैं अर्थशास्त्र में जो लॉरेंज कर्व, ये क्या दर्शाता है? अभी अभी हम लोगों ने किया था। लॉरेंज कर्व किसको दर्शाता है भैया? ये दर्शाता है आय का वितरण। आय का वितरण यानी असमानता, इन इक्वालिटी को दिखाता है। इन इक्वालिटी को दर्शाता है कौन सा? लॉरेंज कर्व। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 95 क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है भारत में जो हरित क्रांति, इसका सबसे अधिक सफल प्रभाव किन फसलों पर पड़ा था? तो ये पड़ा था गेहूं और चावल पे। गेहूं और चावल पे पड़ा था। बात करते हैं हरित क्रांति का जनक किससे कहा जाता है? अभी अभी हम लोगों ने किया था, किसको कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम काली क्रांति से, ब्लैक रेवोल्यूशन से
ब्लैक रेवोल्यूशन का संबंध किस उत्पादन से संबंधित है? बताइए। ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ब्लैक रेवोल्यूशन का संबंध निम्नलिखित में से किस उत्पादन से है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम और कच्चा तेल उत्पादन से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा 97 क्वेश्चन है। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया था? तो ये आया था 2006 में। डेट पर अगर पूछ लिया जाए तो 10 फरवरी 2006 में आया था। कौन? विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम। बात करते हैं इस अधिनियम, ये जो है अधिनियम SEZ अधिनियम संसद में 2005 में पारित हुआ था और 2006 में लागू हुआ था। तो पारित कब हुआ था? 2005 में इस अधिनियम को लाया गया था, लेकिन लागू कब से हुआ? 2006 से लागू हुआ था। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ वर्ष 1965 में कांडला यानी गुजरात में बनाया गया था। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा 98 क्वेश्चन है। भारत में जो राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी कौन तैयार करता है? बताइए। फिस्कल पॉलिसी कौन तैयार करेगा? वित्त मंत्रालय तैयार करेगा। कौन करेगा? वित्त मंत्रालय तैयार करेगा। अगला क्वेश्चन, और ये हमारे जो है एपिसोड का लास्ट स्लाइड होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इस दो क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में जो है फ्लिप कर्व किन दो चरों के बीच संबंध को दर्शाता है? तो ये क्या हो जाएगा? फ्लिप्स कर्व किन दो चरों के बीच संबंध दर्शाता है? इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को दर्शाता है। कौन? फ्लिप्स कर्व, ठीक है। बात करते हैं हमारा जो सेंचुरी लगने वाला है 100 नंबर का क्वेश्चन है। भारत में मूल्य वर्धित कर यानी VAT सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपना हरियाणा। हरियाणा में सबसे पहले वैट लागू हुआ था। वैट हरियाणा में लागू कब हुआ था? 2003 में। कब हुआ था? 2003 में लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था। बात करते हैं वैट का फुल फॉर्म अगर बात कर ले, वैट का फुल फॉर्म क्या होगा? मैं 1 मिनट इधर लिख देता हूं। वैट का अगर फुल फॉर्म बात कर ले, इसका फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। क्या हो जाएगा? वैल्यू एडेड टैक्स। ये होता है वैट। क्या होता है? वैट। यह अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 से GST में शामिल कर दिया। तो इसे कब, वैट को कब शामिल कर दिया गया? इसको GST में शामिल कर दिया गया। GST में शामिल कर दिया गया कब से? 2017 से।